वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि डिटेल में हम इसके बारे में जाने, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं मुदब्बिर बायोलॉजी कलम। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर एक लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक डिटेल डिस्कशन शुरू हम कर लें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैमल्स जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। पहले हम मैमल्स से शुरू कर लेते हैं, फिर हम ह्यूमंस का एक स्पेसिफिक केस डिस्कस करेंगे। मैमल्स जो है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसका ये मतलब है कि जो मैमलियन पॉपुलेशन होती है, कोई भी मैमलियन पॉपुलेशन, इसमें एक स्पीशीज के आधे मेंबर जो हैं वो मेल्स होते हैं और आधे जो हैं वो फीमेल्स होते हैं। इसके बाद दूसरा एक चीज है कि इनमें एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि मेल्स जो हैं वो विजिबली डिफर हो जाते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द फीमेल्स इन टर्म्स ऑफ देयर physical standards and in terms of their body makeup and many other things। तो मेल जो है वो विजिबली डिफर हो जाते हैं। वो आसानी से हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मेल्स को फीमेल्स से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ह्यूमनस और मैमल्स इनमें जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। अब हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मैमल्स में, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गन्स जिनसे डायरेक्टली गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस हैं या फीमेल्स में ओवरीज हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूस गैमीट्स as testes in case of males and ovaries in case of females। तो वो सेक्स ऑर्गन्स जिनसे डायरेक्टली गैमीट्स बनते हैं, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस हैं और फीमेल्स में ओवरीज हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। अब इसके बाद जो है जो मैमलियन बॉडी है, चाहे मेल की है या फीमेल की, जब इनमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये गैमीट्स जो है ये कुछ ट्रैक्ट्स, जेनेटल डक्ट्स, जेनेटल ट्यूब्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और उन जेनेटल डक्ट्स और जेनेटल ट्रैक्ट्स को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक और चीज आती है, वो आती है जेनेटल ग्लैंड्स। जेनेटल ग्लैंड्स भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की कैटेगरी में आती है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में जेनेटल ट्रैक्ट्स आते हैं, जैसे कि मेल्स में हुआ एपिडिडाइम्स, वास डिफरेंस, वास एफरेंस एटसेट्रा। फीमेल्स में ऐसे ही जेनेटल ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये बनाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और इनके साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी में जेनेटल ग्लैंड्स भी होते हैं। जेनेटल ग्लैंड्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मेल्स में कौन से जेनेटल ग्लैंड्स होते हैं और फीमेल्स में कौन से होते हैं। तो ये हो गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब इसके बाद आते हैं एसेरी सेक्स कैरेक्टर्स। कुछ सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में जिनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है इन रिप्रोडक्शन। वो डायरेक्ट रोल अपना कोई भी रिप्रोडक्शन में अपना डायरेक्ट रोल वो नहीं निभाते हैं, मगर उनकी भी अपनी एक फंक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग द अपोजिट सेक्सेस टुवर्ड्स वन अनदर। ये मेल्स या फीमेल्स को अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करने में अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। और भी कुछ इनकी फंक्शंस हैं या हो सकती हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं होता है इन द रिप्रोडक्शन। सो वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर दैट इन मैमल्स there are two types of sex organs, that's primary sex organs and secondary sex organs। Primary sex organs are testes in case of males and ovaries in case of females। These are those sex organs which have directly a role in the production of the gametes, as testes produce spermatozoa in case of males and ovaries produce ova in case of females। तो ये बात बन गई हमारी about the primary sex organs। तो primary sex organs directly बनाते हैं gametes, जैसे कि males में ये टेस्टिस हैं और फीमेल्स में ओवरीज है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जेनेटल डक्ट्स और जेनेटल ग्लैंड्स के बने हुए होते हैं। इसके बाद एसेरी सेक्स कैरेक्टर्स, वो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कोई डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, मगर उनके भी अपने कुछ रोल्स होते हैं
जो कि रिप्रोडक्टिव रूल्स हैं, मगर डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव रूल्स इनके नहीं होते। अब हम अपने स्पेसिफिक आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है, दैट्स ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करेंगे, तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने के लिए हमने बहुत सारी डायग्राम्स का सहारा लेना है। दैट इज वाई कि मैंने बहुत सारी डायग्राम जो है एक जगह पे यहाँ पे जमा किए। हालांकि बहुत कंजेशन हो गई है इनकी वजह से, डायग्राम्स की वजह से, और इनका साइज जो है वो भी हमने लिमिट किया हुआ है, मगर ये जरूरी था कि सारी जो डायग्राम्स हैं वो एक साथ में आपको प्रेजेंट करूं, ताकि आपको सारी जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएं। अच्छा ये रहेगा, बेहतर ये रहेगा कि अगर आप लेक्चर देखते वक्त अपनी बुक जो है, अपनी बुक सामने रखें, ताकि वहां से भी आप डायग्राम चेक करें और उनको इनके साथ मैच करके आप अच्छे तरीके से हर एक बात समझ सकते हैं। तो आइए हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू यहां पे है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस। अब टेस्टिस जो है, टेस्टिस एक स्किन पाउच में होते हैं, जो हमारे लेग्स के दरमियान एक स्किन पाउच हैंग करता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। अब स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस बनाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब टेस्टिस से फिर कई डक्ट्स निकलते हैं, जिनको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो लास्टली वहां से जो डक्ट्स निकलते हैं, दैट इज एक बहुत कन्वोलेटेड और लंबा डक्ट निकलता है, जिसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं। और यही एपिडिडाइमस जो है यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की। फिर एपिडिडाइमस आगे चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाज डिफरेंस, और वाज डिफरेंस फिर अराउंड द यूरेटर, ये यूरेटर है और ये भी यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लेडर है। यूरिनरी ब्लेडर के पास में जाके वो यूरेटर के इर्द गिर्द कन्वोलेटेड फॉर्म में चले जाते हैं, वाज डिफरेंस, और फिर नीचे आते हैं। यहाँ ये जो डक्ट, ये जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, इट इज सेमिनल वेसिकल, इसके साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में चला जाता है, और ये वाज डिफरेंस यहाँ यूरेथ्रा के साथ मर्ज होता है, और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है। और इसके बाद ये यूरेथ्रा नीचे चला जाता है, इट आल्सो पासेस थ्रू द पेनिस, पेनिस के थ्रू ये पास हो जाता है, और लास्टली इट ओपन्स थ्रू ए पोर which we call as urinogenital pore at the tip of the penis। तो इससे तो हर एक चीज आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये ओवरव्यू है। अब हम चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो हम शुरू कर लेते हैं फ्रॉम द स्क्रोटम। यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे मैं छोटी एक डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये स्क्रोटम है, दिस इज द स्क्रोटम। अब स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम ऑन इट्स अपर साइड ये कनेक्ट की हुई होती है विद एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के साथ कनेक्ट की हुई होती है ऑन द अपर साइड। तो ये स्क्रोटम है, इट इज स्क्रोटम। अब स्क्रोटम में जो है, स्क्रोटम में टेस्टिस है, दीज आर टेस्टिस। लेकिन स्क्रोटम के बीच में एक बैरियर है, एक दीवार है, जिसको हम कहते हैं सेप्टम सुक्रोटी। यह है सेप्टम सुक्रोटी। तो जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम एक स्किन का एक पाउच होता है, जो कि हमारी लेग्स के दरमियान हैंग हो जाता है, और इसमें टेस्टिस होते हैं। और टेस्टिस जो है, टेस्टिस को कभी कभार हम स्पर्मेरीज भी कहते हैं। दो टेस्टिस होते हैं, लेकिन जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के इंटीरियर को जब हम एनालाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि स्क्रोटम का इंटीरियर जो है, उसके दो हिस्से होते हैं, बाय सेप्टम व्हिच वी कॉल है सेप्टम सुक्रोटी। तो ये सेप्टम सुक्रोटी है। अब इस सेप्टम सुक्रोटी को हम बाहर भी देख सकते हैं। बाहर इसकी पोजीशन हम जब देखते हैं, स्क्रोटम के बीच में से, इसके मिडल में से एक लाइन चली जाती है, जिसको हम कहते हैं रेफे। एक लाइन स्क्रोटम के बीच में चली जाती है, जिसको हम कहते हैं रेफे। और ये जो रेफे है, ये जो बाहर हमें रेफे दिख रही है, यही डिमार्केट कर रही है द पोजीशन ऑफ द सेप्टम सुक्रोटी ऑन द इनर ऑफ द दिस स्क्रोटम। तो ये हो गई बात अबाउट द स्क्रोटम। अब स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम ऊपर जो है, ये एब्डोमेन के साथ कनेक्ट की हुई होती है। लेकिन एब्डोमेन को कनेक्ट करने के लिए, एब्डोमेन के साथ कनेक्ट होने के लिए, स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम और एब्डोमेन के दरमियान एक कैनाल है, जो स्क्रोटम और एब्डोमेन को कनेक्ट करती है। उस वाले कैनाल को हम इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। सो ये इंग्यूनल कैनाल है, जो स्क्रोटम और एब्डोमेन को आपस में कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है। तो इसके बाद ये जो टेस्टिस है,
ये एक साइड का टेस्टिकल है और ये दूसरे साइड का टेस्टिकल है। ये एक थिक पैड के जरिए टेस्टिस जो है, एक थिक पैड के जरिए टेस्टिकल थिक पैड के जरिए स्क्रोटम के इंटीरियर के साथ बंद किया हुआ होता है और उस थिक पैड को हम कहते हैं जबरनाक्यूलम। So Jabernaculum is a thick pad-like structure which connects the testes or which fixes the testes with the inner side of the scrotum। तो inner side of the scrotum के साथ testes जो है वो एक thick pad के जरिए बंद किया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं जबरनाक्यूलम। और यहां जब हम देखते हैं ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस यहां से टेस्टिस के साथ एक कार्ड कनेक्ट किया हुआ होता है जो टेस्टिस को पोजीशन में रखने के लिए एक अपना अहम रोल निभाता है और वो चला जाता है टेस्टिस से निकल के, वो डायरेक्टली चला जाता है इन द एब्डोमेन और एब्डोमेन के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है ये कॉर्ड। तो ये इस टेस्टिस से निकलने वाली ये कॉर्ड है और ये इस टेस्टिस से निकलने वाली कॉर्ड है और इन कॉर्ड्स को हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। दिस इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। और यहां ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है इसका क्या रोल है? इट कीप्स द टेस्टिस इन पोजीशन, इट्स कनेक्टेड ऑन द वन साइड विद द टेस्टिस, एक साइड से टेस्टिस के साथ कनेक्ट की हुई होती है, ऑन द अदर साइड इट इज कनेक्टेड विद द एब्डोमेन। तो ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स और जबरनाक्यूलम फिक्स करते हैं टेस्टिस को, एक अहम पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन देते हैं टेस्टिस को इनसाइड द स्क्रोटम। एक और बात यहां पे हम कर लें कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पे स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ कनेक्ट की हुई होती है एक मसल जिसको हम कहते हैं क्रीमेस्टर मसल। ये आपके नीट में कभी कभार पूछा जाता है क्रीमेस्टर मसल का क्या रोल है। क्रीमेस्टर मसल एक साइड से स्क्रोटम के साथ बंद हो जाती है और दूसरे साइड से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ बंद हो जाती है और इसका भी एक अहम रोल होता है इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर इनसाइड द दिस व्हाट वी कॉल एज द इस स्क्रोटम के अंदर जो थर्मोरेगुलेशन होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उसमें एक रोल होता है इसका। बहरहाल यहाँ पे आप याद ये रखेंगे कि क्रीमेस्टर मसल एक साइड से फिक्स की हुई होती है विद द स्पर्मेटिक कॉर्ड और दूसरी साइड से ये फिक्स की हुई होती है विद द स्क्रोटम। अब जो टेस्टिस हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमन मेल बेबीज की बात करेंगे, जब ह्यूमन मेल्स आर येट टू बी बोर्न व्हेन दे आर इनसाइड द वोम ऑफ देयर मदर्स इन द 7th मंथ, जो 7th मंथ जेस्टेशन पीरियड की होती है, तब तक जो टेस्टिस हैं वो टेस्टिस एब्डोमेन में रहते हैं और इन द 7th मंथ में क्या है, ये टेस्टिस एब्डोमेन से निकल कर इसमें स्क्रोटम में चले जाते हैं थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। तो हम कहेंगे इन द 7th month of the gestation the testes pass through the inguinal canal into the scrotum। अगर अब कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कई मेल्स में कि टेस्टिस जो है टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहते हैं और वो स्क्रोटम में नहीं जाते हैं, दैट रिजल्ट्स इन स्टेरिलिटी। उससे स्टेरिलिटी जो है उससे स्टेरिलिटी जनरेट हो जाती है। सो यूजुअल पैटर्न ये है कि इन द 7th month of gestation in case of human male embryos, in case of human male this embryos the testes descend down into the scrotum through the inguinal canal। तो ये मसला है कि कैसे 7th month में ये डिसेंड डाउन हो जाते हैं into the scrotum। अब इसके बाद आप देखिए, अब हम इसके बाद देखेंगे कि रोल क्या होता है स्क्रोटम का। स्क्रोटम का एक अहम रोल होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। So the important role of the scrotum is thermoregulation। तो थर्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है? थर्मोरेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर रेगुलेट करना। अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो है, हमारी बॉडी में अगर ह्यूमन मेल्स की बात हम करेंगे इन पर्टिकुलर, तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है अराउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर स्पर्म जनरेशन नहीं होती है, इस टेम्परेचर पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती है। अब क्या है कि इससे हमने टेम्परेचर थोड़ा कम करना है, कई और पे हमने कोई बॉडी के बाहर हमने कोई जगह देखनी है जहां पे कि टेम्परेचर 37 डिग्री से कम 1, 1.5 या 2 डिग्री तक कम हो,
तो वहां पे पॉसिबिलिटी है स्पर्म फॉर्मेशन की। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ, अगर इससे कम टेम्परेचर हमें कहीं पे मिले, इससे 1-1.5 डिग्री कम टेम्परेचर हमें कहीं पे मिले, तो वहां पे चांसेस हैं, चांसेस क्या बल्कि वहां पे हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यही वजह है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं होते, बॉडी के किसी और पोर्शन में नहीं होते, बल्कि स्क्रोटम में होते हैं। और स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो डिफर हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो अभी मैंने कहा कि वो 37 डिग्री है, लेकिन स्क्रोटम में जो टेम्परेचर है वो है 1 से 1.5 डिग्री कम टेम्परेचर है हमारे स्क्रोटम में बनिस्बत हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है उससे 1 या 1.5 डिग्री कम टेम्परेचर होता है स्क्रोटम में। तो वहां पे इसीलिए टेस्टिस रखे गए हैं कि वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस उस टेम्परेचर पर पॉसिबल है। तो इस चीज को, स्क्रोटम का ये रोल जिसमें कि ये थर्मोरेगुलेशन करती है, जिसमें कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर इनसाइड द स्क्रोटम, व्हिच इज 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। तो ये थर्मोरेगुलेशन है। तो फिर एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्क्रोटम का इंपॉर्टेंट रोल है थर्मोरेगुलेशन। और थर्मोरेगुलेशन का क्या माने हैं? थर्मोरेगुलेशन के मीनिंग्स ये हैं कि जो हमारी बॉडी है उससे 1 से 1.5 डिग्री कम टेम्परेचर मेंटेन होता है स्क्रोटम में, और वो एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे होती है थर्मोरेगुलेशन, कैसे स्क्रोटम थर्मोरेगुलेट करती है, कैसे स्क्रोटम 37 से नीचे जाके 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम की एपिडर्मिस है, बाहर की स्किन है। अब इसके अंदर जो ये रेड पेन से मैंने ड्रॉ की है, ये डर्मिस है इसकी, और इसमें एक मसल होती है। इन द डर्मिस ऑफ द स्क्रोटम देयर इज अ मसल व्हिच वी कॉल इट डॉटस ट्यूनिक। डॉटस ट्यूनिक नाम की एक मसल होती है डर्मिस में, स्क्रोटम के डर्मिस में डॉटस ट्यूनिक नाम की एक मसल होती है। इसका एक अहम रोल होता है इन द थर्मोरेगुलेशन। और इसके साथ साथ इस क्रीमेस्टर मसल का, जो मैंने अभी रिपीट किया कि क्रीमेस्टर मसल एक साइड से स्पर्मेटिक कार्ड के साथ कनेक्ट की हुई है और दूसरे साइड से वो स्क्रोटम के साथ कनेक्ट की हुई होती है। दो चीजों का रोल है इन मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेशन ऑफ द स्क्रोटम। वन इज डॉटस ट्यूनिक और दूसरी जो है दैट्स क्रीमेस्टर मसल। अब कैसे ये थर्मोरेगुलेट करते हैं ये हम जानेंगे। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तब ये मसल लेयर, ये डॉटस ट्यूनिक मसल लेयर और क्रीमेस्टर मसल कैसे टेम्परेचर व्हाट वी कॉल मेंटेन करते हैं। तो जब टेम्परेचर कम हो जाता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, ये डॉटस ट्यूनिक जो होती है इट कंट्रैक्ट हो जाती है और क्रीमेस्टर मसल भी कंट्रैक्ट हो जाती है। पहले आप जानिए, जब क्रीमेस्टर मसल कंट्रैक्ट हो जाएगी, इट विल पुल द टेस्टिस इन अपर डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। तो जब टेम्परेचर कम होगा, क्रीमेस्टर मसल कंट्रैक्ट होगी, ये टेस्टिस को अपवर्ड मूवमेंट में पुल करेगी बाय द हेल्प ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। ये कंट्रैक्ट जब करेगी, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड को पुल करेगी और स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को ऑटोमेटिकली पुल करेंगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो उस लिहाज से जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस एब्डोमेन के नजदीक आएंगे और ये गेन करेंगे वार्मथ फ्रॉम द एब्डोमेन और ये टेम्परेचर मेंटेन करेंगे अगर टेम्परेचर डिप होने का कोई चांस है, अगर टेम्परेचर डिप होने के खतरात हैं। दूसरी बात है, जब डॉटस ट्यूनिक कंट्रैक्ट होगी, ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम का वॉल्यूम जो है, स्क्रोटम का इंटीरियर जो वॉल्यूम है उसको वो कम करेंगे, स्क्रोटम श्रिंक हो जाएगी और उसकी वजह से भी स्क्रोटम और टेस्टिस दोनों एब्डोमेन के नजदीक आएंगे और ये वार्मथ गेन करेंगे, ताकि अगर कोई भी चांस है कि स्क्रोटम में टेम्परेचर ज्यादा कम हो सकता है उसको अवॉइड किया जाए और स्क्रोटम में एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। ये सिचुएशन तब पैदा होगी जब अप्रहेंशंस होंगे कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो उस पे स्पर्म फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज अबाउट 35 to 35.5 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हमने मेंटेन करना है इनसाइड द स्क्रोटम। तो ऐसे मेंटेन हो सकता है। दूसरी एक बात है, अगर अब टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो अगर अब हमने ये अप्रहेंशन है कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ सकता है, ये 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है, तब
कैसे हम इसमें थर्मोरेगुलेशन मेंटेन करेंगे, कैसे हम इसमें टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उसमें भी डार्टस ट्यूनिक और क्रीमेस्टर मसल का रोल है। अब डार्टस ट्यूनिक क्या करेगी इस वाले सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में डार्टस ट्यूनिक रिलैक्स होगी और इंटीरियर जो वॉल्यूम है स्क्रोटम का दैट विल आल्सो इंक्रीज। और जब इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ द स्क्रोटम, जो टेस्टिस है द टेस्टिस विल बी वेरी लूज इन द स्क्रोटम, ये बहुत लूज हो जाएंगे स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम विल लूज द हीट, तो इससे भी टेम्परेचर मेंटेन होगा। अब क्रीमेस्टर मसल क्या करेगी, यहाँ पे क्रीमेस्टर मसल भी रिलैक्स करेगी। जब ये रिलैक्स करेगी, ये इसने जो पुल जनरेट किया था ऑन द टेस्टिस बाय द स्पर्मेटोकॉर्ड्स, वो टेंशन जो है वो अब ड्रॉप हो जाएगी और जो टेस्टिस है वो टेस्टिस नीचे चले जाएंगे इन द स्क्रोटम, और स्क्रोटम बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डार्टस ट्यूनिक, ये स्क्रोटम जो है इट विल बिकम रिलैक्स्ड एंड इट विल लूज हीट from the scrotum, so that a particular temperature where the formation of spermatozoa is possible inside the scrotum is maintained. तो ये सिचुएशन है। तो दिस इज द रोल ऑफ द स्क्रोटम इन मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेशन। अब जो मेल्स हैं, मैमलियन मेल्स के, इनके 3 टाइप्स हैं। अगर आप देखेंगे ह्यूमंस, हॉर्स, बुल, इनके जो टेस्टिस है ये हमेशा रहते हैं इन द स्क्रोटम। ये जब स्क्रोटम में चले जाते हैं इन द 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अगर ह्यूमन मेल्स की बात करेंगे हम, तो ये फिर स्क्रोटम में ही रहते हैं। या बुल की बात करें, हॉर्स की बात करें, फिर ये स्क्रोटम में ही रहते हैं। तो ये एक कैटेगरी मैमल्स की है कि जिनके टेस्टिस स्क्रोटम में रहते हैं। दूसरे टाइप के एनिमल्स हैं जैसे कि बैट है, लामा है या उटर है, उनके जो टेस्टिस है वो कंटिन्यूअसली रहते हैं इन द एब्डोमेन। वो कंटिन्यूअसली नहीं, वो जब उनका ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है वो स्क्रोटम में चले जाते हैं, और जब उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाता है ये टेस्टिस स्क्रोटम से निकल के फिर एब्डोमेन में चले जाते हैं और ये इनएक्टिव स्टेज में आते हैं। तो ह्यूमन्स, बुल और हॉर्स, इनके जो टेस्टिस है वो हमेशा स्क्रोटम में ही रहते हैं। दैट्स वाई कि इनमें स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस होती है। अब दूसरी कैटेगरी मैमल्स की है जैसे कि बैट है, लामा है, उटर है। अब इनमें क्या होता है, इनके जो टेस्टिस है वो ब्रीडिंग सीजन में चले जाते हैं, कहाँ, स्क्रोटम में चले जाते हैं फ्रॉम द एब्डोमेन, और एक्टिव बन जाते हैं, स्पर्म बना लेते हैं। और जब उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि अब ब्रीडिंग सीजन ओवर हो गया, तब वो स्क्रोटम से वापस एब्डोमेन में चले जाते हैं और वो इनएक्टिव बन जाते हैं। तो ये है दूसरी कैटेगरी मैमल्स की। अब तीसरी कैटेगरी जो मैमल्स की है, उनमें जो टेस्टिस हैं वो हमेशा रहते हैं इन द एब्डोमेन। जैसे कि आप देखते हैं सील है या और भी कुछ एक्वाटिक मैमल्स हैं, उनमें जो है, उनमें जो टेस्टिस है वो हमेशा एब्डोमेन में ही रहते हैं। तो इसके बाद हम ह्यूमंस के बारे में फिर एक बार, चूंकि हमने डिस्कशन जो है वो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही, हमने उसी पे ज्यादा फोकस करना है, फिर हम आते हैं टॉपिक पर। तो हमने डिस्कशन अभी की सिर्फ स्क्रोटम पर और द रोल ऑफ द स्क्रोटम इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, दैट इज हाउ द स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर विच वी कॉल एज द थर्मोरेगुलेशन। तो इस पे हमने अभी बात की। अब हम बात करेंगे, तो स्क्रोटम की जो बात है दैट इज नाउ ओवर। अब हम बात करेंगे अबाउट द टेस्टिस। अगर हम एक टेस्टिकल यहां पे ड्रॉ करेंगे, अगर हम साइज की बात करेंगे, साइज जो है इसका दैट्स अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये इनके डायमेंशंस है। टेस्टिस के जो डायमेंशंस है दैट्स 4 to 5 सेंटीमीटर in length, about 3 centimeter in width and 2.5 centimeter in thickness. These are the dimensions of the testes. अब testes जो है they are pinkish, soft pinkish structures, soft pinkish oval structures। और अगर हम देखेंगे testes जो है, testes के बाहर जो है ये testes है। अब testes के बाहर एक थिन एक कोट होती है, इसके बाहर एक, सॉरी थिन नॉट, थिक होती है, ये बहुत सख्त कोट होती है यहाँ पे ये टेस्टिस में। तो इस वाली कोट को हम कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बिजूनिया। तो टेस्टिस को सराउंड करने के लिए एक कोट होती है, एक टफ
कोट होती है इसको सराउंड करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर, यहां पे आप देख लें, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर या इसके इंटीरियर से एक और कोट होती है जो कि सराउंड करती है टेस्टिस को। ये टेस्टिस है, दिस इज द टेस्टिकल, एक टेस्टिकल है ये। तो इसको सराउंड बाहर से एक कोट करता है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर मीनस के जो टेस्टिस है, टेस्टिस को इमीडिएटली सराउंड करती है एक और कोट जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा जो है, इट इज थिन मेम्ब्रेनस एंड हाईली वेस्क्यूलर। ये पतली एक कोट होती है और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये होती है ऑन द इनर साइड ऑफ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इसके बाद बाहर एक और कोट होती है टेस्टिस की, इस वाले कोट को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो सबसे बाहर वाली कोट जो है दैट्स ट्यूनिका वेजिनैलिस। आपके नीट में पूछा जाता है कि 3 कोट सराउंड करती हैं टेस्टिस को, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेजिनैलिस। इनमें इनकम्प्लीट ट्यूनिक कौन सी है? उसका आंसर है ट्यूनिका वेजिनैलिस। अब इनकम्प्लीट कोट होने का मतलब क्या है? यहां पे आप देखते हैं ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इट्स अ कंटिन्यूअस कोट सराउंडिंग द टेस्टिकल। अब ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है, ये भी पूरी तरीके से हर एक साइड से टेस्टिस को सराउंड करती है। लेकिन सबसे बाहरी वाली कोट जो है दैट इज ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये टेस्टिस को कवर कर लेती है लेकिन ये आधे टेस्टिस को सिर्फ कवर कर लेती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट ट्यूनिक। ये सिर्फ यहां तक टेस्टिस को कवर करती है और यहां इस साइड में यहां तक टेस्टिस को कवर करती है। तो ये यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो है इसमें ट्यूनिका वेजिनैलिस नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट ट्यूनिका वेजिनैलिस इज द इनकम्प्लीट ट्यूनिक ऑफ द टेस्टिस। अब इसके बाद देखिए फिर एक बार ये मैं टेस्टिस यहां पे फिर ड्रॉ कर लेता हूं, सिर्फ हम यहां पे अब ड्रॉ करेंगे, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में हम बात करेंगे, यह है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है इससे कुछ पार्टीशंस निकलते हैं और वो टेस्टिस के इंटीरियर को हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, अब इससे पार्टीशंस निकलेंगे और ये टेस्टिस के इंटीरियर को डिवाइड करेंगे और इनको हम कहते हैं, इन जो लोब्यूल्स वहां पे बन गए इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नाम देते हैं, वी कॉल देम एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो तादाद है इन टेस्टिस, इट रेंजेस फ्रॉम 200 to 300। हर एक टेस्टिस में 200 से 300 तक के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं? जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक थिक डेंस टफ कोट होती है जो सराउंड करती है टेस्टिस को, उससे कुछ पार्टीशंस निकलते हैं जो कि जाते हैं इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द टेस्टिस और वो टेस्टिस के अंदरून को, टेस्टिस के इंटीरियर को 200 से 300 तक के लोब्यूल्स में तकसीम करते हैं, जिन लोब्यूल्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नाम देते हैं। सो दैट इज हाउ आई हैव रिप्रेजेंटेड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ओवर हियर। तो अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें 2 से 4 तक के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो स्ट्रक्चर जो होती है, जो उसका जो साइज होता है, लेंथ होती है, दैट्स अबाउट 70 सेंटीमीटर्स। तो टेस्टिस के इंटीरियर को 200 से 300 तक के स्मॉल लोब्यूल्स में तकसीम किया गया है, जिन लोब्यूल्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 4 तक के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअली टेस्टिस के अंदर वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें के स्पर्मेटोजोआ का जनरेशन होता है। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 4 तक के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर को हम जानेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है।
अगर आप डायग्राम पे फोकस करेंगे, ये वाली डायग्राम रिप्रेजेंट करती है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगी इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हो जाए, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये ट्रांसफर सेक्शन है टेस्टिस की, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। जब हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस की जब देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनको आप देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसको आप देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा इसकी रिप्रेजेंटेशन, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे बना लेता हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सेल्स के जो टाइप्स हैं वो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स की सेल्स आप देखेंगे। एक टाइप की जो सेल्स है दे आर क्यूबॉइडल सेल्स। ये वाली सेल्स जो है ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और इनको हम कहते हैं ये जर्मिनल इपिथेलियम की बनी हुई होती है। जर्मिनल इपिथेलियम की ये बनी है, और ये इनकी शेप जो है दैट इज क्यूबॉइडल इनकी शेप है। तो इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का मतलब है कि इनसे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो सेल्स हैं, ये क्यूबॉइडल सेल्स जर्मिनल इपिथेलियम की, इनको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। पहले इन स्पर्मेटोजेनिक सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं जर्मिनल इपिथेलियम की, इनसे जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया इनसे बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और उनसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर बनेंगे उनसे स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से अल्टीमेटली बनेंगे फिर स्पर्मेटोजोआ, जिनका यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। तो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कैसे हो जाती है इनसाइड द टेस्टिस। इस पर हमने अलग एक डिस्कशन है स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अब दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे, ये जो टाल सेल्स हैं यहाँ पे, ये जर्मिनल इपिथेलियम की सेल्स नहीं है, या ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स नहीं है। These tall cells are known as the Sertoli cells. इन tall cells को Sertoli cells का नाम देते हैं आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट नोन एज ई सेरेटोली। ई सेरेटोली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर इनको नाम दिया गया है सेरेटोली सेल्स। तो ये डिफर हो जाती हैं फ्रॉम दैट ऑफ द जर्मिनल इपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से ये डिफर हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं सेरेटोली सेल्स। और दूसरा नाम हम इनको देते हैं नर्स सेल्स। अब इनको नर्स सेल्स क्यों हम कहते हैं? दे आर नीडेड फॉर सपोर्ट एंड मैचुरेशन एंड नरिशमेंट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ये एक डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दूसरा इनका जो काम है, ये उनको सपोर्ट के साथ साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। दैट इज वाई सेरेटोली सेल्स आर आल्सो नोन एज नर्स सेल्स। यही वजह है कि सेरेटोली सेल्स को नर्स सेल्स भी हम कहते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करती हैं नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो ये इनका रोल है। कभी कभार ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज द रोल ऑफ सेरेटोली सेल्स। सो सिंपली सेरेटोली सेल्स प्रोवाइड द सपोर्ट एंड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये इनकी रोल है। अब इसके बाद जो है, आप मान लीजिए यहाँ पे ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके दरमियान में जो ये इसके बीच वाली जो स्पेस, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच वाली स्पेस जो है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये यहाँ से मान लीजिए आप, ये एक दूसरा यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पे जो स्पेस है वी कॉल दिस एज द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस स्पेस को आप कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। और इसमें कुछ सेल्स पाई जाते हैं जिनको हम कहते हैं लीडिक सेल्स।
लीडिंग सेल्स के बारे में एक अहम चीज है कि दीज आर द ओनली एंडोक्राइन सेल्स इन द टेस्टिस। ये सिर्फ यही एक टाइप सेल्स की टेस्टिस में है जो एंडोक्राइन इन नेचर हैं। तो लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग भी हम इनको कहते हैं। दीज आर द ओनली एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द टेस्टिस एंड दे प्रोड्यूस ए हार्मोन विच वी कॉल एज टेस्टोस्टेरोन। और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है ये मेल सेक्स हार्मोन है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीडिंग सेल्स and Leydig cells are found in the interstitial space, and interstitial space is the space which is found in between the seminiferous tubules inside the testes. तो ये है role of the what we call as this is the role of the seminiferous this is the role of the Leydig cells inside the seminiferous tubule. तो इससे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस जो है उसके बारे में भी हमने बात क्लियर की। अब हम देखेंगे कि जब टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो वहां पे हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 4 तक के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब आप देखिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लास्टली क्या होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजोआ की जनरेशन होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होगी। अब स्पर्मेटोजोआ जब बनेंगे तो ये स्पर्मेटोजोआ जो है इनको बाहर आना है फ्रॉम द टेस्टिस। अब ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, पहले इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आना है। अभी कैसे आएंगे इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने एक टेस्टिस की आउटलाइन ड्रा की है, और ये जो ब्लैक पेन से यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं। These structures are the testicular lobules, जिनका मैंने कहा था कि 200 से 300 तक के testicular lobules एक टेस्टिस में होंगे। यहाँ पे मैंने 4 या 5 दिखाए हैं for the representation purpose। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब इसके अंदर जब आप देखेंगे कि ये रेड मार्कर से जो ड्रा की हुई स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिनकी ये तादाद जो है 2 से 4 तक हो सकती है इनसाइड ए सिंगल what we call as this testicular lobule। अब देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अल्टीमेटली जो इसमें स्पर्मेटोजोआ बने, ये इनको एक डक्ट के जरिए बाहर निकालती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और उस डक्ट को हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। यहाँ पे मैंने लिखा है, कहीं पे आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा ट्यूब्यूली रेक्टाई। ये ट्यूब्यूली रेक्टाई है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वी कॉल इट एज ट्यूब्यूली रेक्टाई। दिस इज द ट्यूब्यूली रेक्टाई। आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और ये जो है ये स्ट्रक्चर जो इससे निकली दैट इज ट्यूब्यूली रेक्टाई। इट इज ट्यूब्यूली रेक्टाई। ये मैंने यहाँ पे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया, और यहाँ इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो बाहर डक्ट्स निकली इनको हम कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। तो ट्यूब्यूली रेक्टाई जो है, लेकिन ये कहाँ से निकलती है? अगर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द, जो टेस्टिस के बैक में जो साइड है वहां से निकलती है ये ट्यूब्यूली रेक्टाई। अब चूंकि बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, 200 से 400 के करीब 200 से 300 के करीब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस में होंगे, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 4 तक के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो इनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा होती है इनसाइड ए सिंगल टेस्टिस। तो इनसे जो निकलने वाली डक्ट्स हैं, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो निकलने वाली ट्यूब्यूली रेक्टाई है, ये ट्यूब्यूली रेक्टाई मर्ज हो जाती हैं और ये बनाती हैं दूसरा एक सिस्टम डक्ट्स का, जिसको हम कहते हैं रिटी टेस्टिस। ये ट्यूब्यूली रेक्टाई है, और यहाँ ये रेड मार्कर से ड्रा की हुई स्ट्रक्चर जो है दे आर रिटी टेस्टिस। तो ट्यूब्यूली रेक्टाई जो है, ट्यूब्यूली रेक्टाई आगे जाके रिटी टेस्टिस में मर्ज हो जाएंगी। तो रिटी टेस्टिस। अब रिटी टेस्टिस जो है, रिटी टेस्टिस से यहाँ पे जो मैंने ग्रीन मार्कर के जरिए दिखाई है ये ट्यूब्यूल्स, इनको हम कहते हैं वास इफ्रेंशिया। तो 15 से 20 तक के वास इफ्रेंशिया निकलते हैं फिर रिटी टेस्टिस से, और इन्हीं के जरिए ये स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस के बाहर आती हैं। अब जब ये वास इफ्रेंशिया बाहर आना शुरू हो गई तो ये मर्ज हो जाएंगी एक टेस्टिस से। सारी वास इफ्रेंशिया 15 से 20 तक जो होते हैं वास इफ्रेंशिया, जो सारी वास इफ्रेंशिया बाहर आ गई तो ये एक बड़े एक ट्यूब्यूल के साथ मर्ज हो जाएंगी, जिस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। दिस इज द एपिडिडाइमस।
लेकिन जब आप देखते हैं टेस्टिस के बाहर, जब आप देखते हैं वहां पे आपको सिर्फ नजर आएगी एपिडिडाइम्स। बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे ट्यूबुलर रेक्टा है, रीटा टेस्टिस है, वॉस एफ्रेंशिया है, या टेस्टिस के अंदर ही देखेंगे। लेकिन वॉस एफ्रेंशिया ही पहली जो है ये सिस्टम है, ये बाहर आती है, लेकिन ये साथ में ही मर्ज हो जाती हैं इन द एपिडिडाइम्स, और एपिडिडाइम्स ही हम देख सकते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टेस्टिस एपिडिडाइम्स होती है। अब एपिडिडाइम्स में स्पर्मेटोजोआ पहुंच गए। अब एपिडिडाइम्स के बारे में हम बात करेंगे। अब एपिडिडाइम्स की जो लेंथ है, एपिडिडाइम्स इसकी जो लेंथ है, इट इज अबाउट 6 मीटर्स, दैट्स रफली अबाउट 20 फीट। 20 फीट तक इसकी लंबाई होती है, या यूं कहें कि 6 मीटर तक इसकी लंबाई है एपिडिडाइम्स की। अब एपिडिडाइम्स जो है ये कोई स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, इट इज हाईली कन्वोलेटेड। जैसा कि आप यहाँ देखते भी हैं, इट इज हाईली कन्वोलेटेड। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेट करें तो ये 6 मीटर्स के अराउंड होगी, बट इन द नॉर्मल कोर्स आप जब देखेंगे इसको, इट्स हाईली कन्वोलेटेड। तो अब देखेंगे कि ये जो एपिडिडाइम्स है, एपिडिडाइम्स के 3 हिस्से हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एपिडिडाइम्स है। अब इसके 3 हिस्से हैं। ये जो पहला वाला इसका पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द एपिडिडाइम्स, जिसको कि हम कैपिट एपिडिडाइम्स यूजुअली कहते हैं। कैपिट मीन्स हेड पार्ट और एंटीरियर पार्ट, तो एक कैपिट एपिडिडाइम्स है। अब इसके बाद है मेन बॉडी पोर्शन जो होती है इसकी एपिडिडाइम्स की, उसको हम कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइम्स। ये कॉर्पस एपिडिडाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक कैपिट एपिडिडाइम्स है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज कॉर्पस एपिडिडाइम्स। कॉर्पस मींस मैन पोर्शन, बॉडी पोर्शन, जो बेसिक मैन हिस्सा होता है एपिडिडाइम्स का। अब इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, जो टेल पार्ट है एपिडिडाइम्स का, उसको हम कहते हैं कॉडा। कॉडा का मतलब ये टेल, कॉडा एपिडिडाइम्स, ये है कॉडा एपिडिडाइम्स। तो एपिडिडाइम्स के 3 हिस्से हैं। एंटीरियर पार्ट नोन एज कैपिट एपिडिडाइम्स, मैन बॉडी पोर्शन ऑफ द एपिडिडाइम्स नोन एज कॉर्पस एपिडिडाइम्स, एंड टेल पार्ट ऑफ द एपिडिडाइम्स नोन एज द कॉडा एपिडिडाइम्स। इसके बाद आप चलिए हम थोड़ा फंक्शन के बारे में बात करेंगे। Anterior part of the epididymis, which we call as caput epididymis, it has a very important function. इसकी बहुत important role है caput epididymis की। How it works, इसकी क्या अहमियत है और कैसे काम करता है? We say that physiological maturation of the spermatozoa occurs in the caput epididymis. जो physiological maturation होती है, sperms की जो motility होती है, ये motility अपनी, ये movement अपनी gain करते हैं inside this कैपिट एपिडिडाइम्स, और ये फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो जाते हैं इन द कैपिट एपिडिडाइम्स। और कभी कभार एक्सेस फ्लूइड्स अगर कहीं पे होंगे इन द सीमेन, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द कैपिट एपिडिडाइम्स। फ्रॉम द कैपिट एपिडिडाइम्स when the spermatozoa leave the caput epididymis, now they are motile. Motile का मतलब है अब ये इनकी जो टेल्स हैं वो अब वाइब्रेट करती हैं, इनमें मोटिलिटी है, ये एक जगह से दूसरी जगह अब बाय द मूवमेंट ऑफ देयर टेल जा सकते हैं स्पर्मेटोजोआ। अब ये कैपिट एपिडिडाइमिस से आएंगे इन द कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और लास्टली ये जाएंगे कहाँ पे, कॉडा एपिडिडाइमिस में। अब जब एपिडिडाइमिस खत्म होगी, यहाँ पे मैंने टेस्टिस के बाद सीधे एपिडिडाइमिस दिखाया है। यहाँ पे हमने टेस्टिस के अंदर फिर देखा कि ट्यूबुलर रेक्टा से कैसे रीटा टेस्टिस, और रीटा टेस्टिस से कैसे वास एफरेंशिया, फिर कैसे एपिडिडाइमिस आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेस्टिस से सीधे एपिडिडाइमिस बाहर आती है, और फिर एपिडिडाइमिस से ये वाले ट्यूबल्स ऊपर चले जाते हैं। इन ट्यूबल्स को हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस या वास डिफरेंशिया। तो वास डिफरेंशिया वो वाली ट्यूब है जो एपिडिडाइम्स से निकलती है, एपिडिडाइम्स के टेल पार्ट से निकलती है, कॉडा एपिडिडाइम्स से निकलती है, और इनकी जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर्स। 40 सेंटीमीटर्स इनकी लेंथ होती है वास डिफरेंस की, और ये सीधे ऊपर जाते हैं, दे गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, फिर यहां से आप देखिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट किया हुआ है बाय यूरिटर्स विद द किडनी। तो ये एक साइड की यूरिटर है, ये दूसरी साइड की यूरिटर है। अब जब यहां से आप देखेंगे ये एपिडिडाइम्स है, एपिडिडाइम्स एंड होने के बाद वास डिफरेंस शुरू हो गए, और वास डिफरेंस सीधे ऊपर चली गई, और वास डिफरेंस जो है इसने अब यूरिटर को राउंड द यूरिटर ये आ गई वास डिफरेंस। तो अब ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगी, ऐसे आप मान लीजिए कि ये यहाँ से वास डिफरेंस चला जाता है ऊपर, फिर यहाँ से यूरिटर है और राउंड द यूरिटर ये आती है ऐसे। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ये एक जेनेटल ग्लैंड है ह्यूमन मेल्स में।
तो सेमिनल वेसिकल की डक्ट भी आप सेमिनल वेसिकल जो है, सेमिनल वेसिकल भी अब देखिए आप ये अटैच की हुई है विद वास डिफरेंस के साथ ही में अटैच की हुई है। जब वास डिफरेंस नीचे चला जाएगा तब हमें नजर आएगी यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल है और यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एनलार्जमेंट ऐसे होगी जिसको हम कहेंगे एम्प्यूला। एम्प्यूला एम्प्यूला में टेम्पररीली स्पर्मेटोजोआ स्टोर हो जाते हैं। सो दिस इज वास डिफरेंस, ऊपर चला जाता है, फिर यहां से अराउंड द यूरेटर फिर नीचे आएगा, यहां से ये सेमिनल वेसिकल है और यहाँ पे इसमें एक एनलार्जमेंट हो गई, इसमें वास डिफरेंस है जिसको कि हम एम्प्यूला कहते हैं। अब फिर ये नीचे आ गई। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेटर निकलता है, एक यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा निकलता है। अब यूरिनरी ब्लेडर से जो ट्यूब निकलेगी जिसके थ्रू यूरिन बाहर आएगा उसको हम कहेंगे यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा है, ये यहाँ से वास डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच यूरेटर निकलता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच ही यहां से वास डिफरेंस भी अंदर घुस जाता है और मर्ज हो जाता है विद यूरेथ्रा। अगर आपको समझ में नहीं आया, ये मारकर आप मान लीजिए ये यूरेथ्रा है, यहां ऊपर ऐसे यूरिनरी ब्लेडर है, यहां से यूरिन बाहर जाएगी। अब यहां से वास डिफरेंस आती है और वास डिफरेंस डायरेक्टली मर्ज हो जाती है, यहां एक साइड से और यहां भी दूसरी साइड से वास डिफरेंस आती है, ये डायरेक्टली मर्ज हो जाती है विद यूरेथ्रा। लेकिन जहां पे ये मर्ज हो जाती है विद यूरेथ्रा, वहां सराउंडिंग में होता है एक ग्लैंड जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जगह जहां पे मर्ज हो जाती है, ये यूरेथ्रा जहां पे मर्ज हो जाती है विद वास डिफरेंस और जहां पे इसके सराउंडिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ पे लिखा भी ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इसकी लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर्स के करीब। तो यूरेथ्रा का काम जो है, यूरेथ्रा यूरिन को कैरी करता है, लेकिन यहां से जब यूरेथ्रा में अब ये भी मर्ज हो गया, वास डिफरेंस भी, अब इस वाले पोर्शन के बाद यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा यूरिन भी पास करेगी और ये सीमेन भी पास करेगी। सीमेन में स्पर्मेटोजोआ होते हैं, तो ये सीमेन भी पास करेगी, अब यूरिन भी पास करेगी। और ये जो डक्ट अब है, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट कहलाएगी। यूरिनोजेनिटल का मतलब है ये यूरिन भी अपने पास से व्हाट वी कॉल इट विल आल्सो पास यूरिन, और जेनिटल डक्ट इसलिए कहेंगे कि इससे सीमेन भी बाहर आएगा। लेकिन उसका अलग एक टाइम होगा, जब यूरिन पास होगी थ्रू द यूरेथ्रा उस टाइम पे सीमेन पास नहीं होगी, और जब सीमेन पास होगी थ्रू द यूरेथ्रा उस टाइम पे यूरिन पास नहीं होगी। बहरहाल, लेकिन फॉर कंडक्टिंग यूरिन एज वेल एज सीमेन थ्रू द urethra, there is need of the urethra for carrying urine as well as semen. Urethra is needed, that's why we call it as urinogenital duct. अब यूरेथ्रा के बारे में हम बात करेंगे। अब लास्टली हम आएंगे यूरेथ्रा पर। यूरेथ्रा के बारे में जब आप बात करेंगे तो यूरेथ्रा के जो है हिस्से हैं, यूरेथ्रा के 3 हिस्से हैं। यूरेथ्रा की जो लेंथ है दैट्स अबाउट 20 सेंटीमीटर्स। डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, आप बुक पे भी चेक कीजिए, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं यूरेथ्रा को ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे यूरेथ्रा है, यहाँ ऐसे कुछ ग्लैंड्स हैं, जिन ग्लैंड्स को आप कॉपर्स ग्लैंड्स कहते हैं। ये कॉपर्स ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में दूसरे वाले लेक्चर में जब हम जेनिटल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तब जाके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कॉपर्स ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ से ये जो है दिस इज यूरिनरी ब्लेडर, ये यूरिनरी ब्लेडर है। और यहाँ जो है, यहाँ वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस यहाँ मर्ज हो जाएगी विद यूरेथ्रा, और यहाँ पे होगी सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल है, ये एम्प्यूला है। डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। अब मैंने एक पोर्शन इसका यहाँ पे ड्रा किया, तो ये मर्ज हो जाएगी। तो ये है इजैकुलेटरी डक्ट्स, और यहाँ इसको सराउंड करते हैं ग्लैंड्स, जिनको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स।
यह है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यूरेथ्रा के जो हिस्से हैं वो 3 है। एक वाला पोर्शन जो यूरेथ्रा का है उसको सराउंड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जहां पे आप इजैकुलेटरी डक्ट पाते हैं। उस वाले पोर्शन, यूरेथ्रा के उस वाले पोर्शन को जिसको सराउंड करते हैं, जिसको सराउंड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, बिकॉज दैट सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो ये वाला पोर्शन जो यूरेथ्रा का है वी कॉल इट एज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसलिए कि इसने जो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को सराउंड किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब दूसरा पोर्शन जो है जिसमें ये कॉपर्स ग्लैंड एटसेट्रा आता है, इस पर कोई और ग्लैंड की कवरिंग नहीं होती, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस। मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, ये दूसरी वाली पोर्शन है। अब तीसरी वाली जो पोर्शन है यूरेथ्रा की, उसको सराउंड करता है मेल इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, जिसको पेनिस कहते हैं, और इस वाले यूरेथ्रा को हम कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा, इसलिए कि इसको पेनिस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो यूरेथ्रा के 3 हिस्से हैं। पहला वाला पोर्शन जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करता है उसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। दूसरा वाला पोर्शन जिसको कोई ग्लैंड सराउंड नहीं करता है या कोई और स्ट्रक्चर सराउंड नहीं करता उसको मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा कहते हैं। और तीसरा वाला पोर्शन जो पेनिस के थ्रू गुजरता है उसको हम कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। तो टोटल यूरेथ्रा की जो लेंथ है मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में, दैट्स अबाउट 20 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद हम पेनिस पे आते हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस आप देखते हैं। जो पेनिस होता है इट इज मेड अप ऑफ ए स्पॉन्जी टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें के साइनोसिस होती हैं, ब्लड साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब है कुछ केविटीज होती हैं इसमें जिनमें ब्लड जा सकता है, जिनमें ब्लड रश जा सकता है। तो इन स्पॉन्जी टिश्यूज का पेनिस बना हुआ होता है। और देयर आर 3 कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू इन पेनिस। पेनिस में 3 कॉलम्स होती हैं स्पॉन्जी टिश्यू की। तो पहले वाले 2 कॉलम्स जो ऊपर होते हैं उनको हम कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। तो प्लूरल टर्म है, क्योंकि वो 2 होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसम। तो ये है कार्पोरा कैवर्नोसम, ये और ये अपर 2 कॉलम्स ऑफ द स्पॉन्जी टिश्यू इन पेनिस हैं, इनको हम कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसम। तो ये कार्पोरा कैवर्नोसम कहलाएगी। अब इसके नीचे एक सिंगल कॉलम होगी स्पॉन्जी टिश्यू की जिसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इसके नीचे होगी, एक कॉलम है स्पॉन्जी टिश्यू के। अब इसके और इसके बीच में फर्क क्या है? कार्पोरा कैवर्नोसा भी स्पॉन्जी टिश्यू है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी स्पॉन्जी टिश्यू है। कॉर्पस कैवर्नोसा की 2 कॉलम्स होंगी, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की एक ही कॉलम होगी। कॉर्पस कैवर्नोसा ऑन द टॉप होगी और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इसके नीचे होगी। एक और डिफरेंस है कि कार्पस स्पॉन्जियोसम जो है, कार्पस स्पॉन्जियोसम में एक ओपनिंग होगी। कार्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में एक ओपनिंग, एक ट्रैक्ट चली आती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ पे आप जो यूरेथ्रा देखते हैं, ये यूरेथ्रा जो है ये कार्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू गुजरती है, जबकि कार्पस कैवर्नोसा के थ्रू कोई ट्रैक्ट, कोई ओपनिंग नहीं होती है। अब हाउ द इरेक्शन ऑफ द पेनिस ओकर्स, इरेक्शन ऑफ पेनिस के बारे में हम बात करेंगे। जब इरेक्शन ऑफ पेनिस होती है तब जाके बहुत ज्यादा ब्लड आता है और वो ब्लड जो है वो ब्लड रश हो जाता है इनसाइड द साइनोसिस, इनसाइड द स्पॉन्जी टिश्यूज, इनसाइड द कार्पोरा कैवर्नोसा, इनसाइड द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। उनमें जो साइनोसिस होती है वहां पे चला जाता है ये ब्लड, और उससे क्या होती है, उससे इरेक्शन ऑफ द पेनिस होती है, जो कि नीडफुल होता है, नीडफुल फेनोमेना होता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो दिस इज हाउ द इरेक्शन ऑफ द पेनिस ऑकर्स। अब लास्ट में कुछ बातें हैं जिनको आप याद रखिए। जो कार्पस स्पॉन्जियोसम है, नियर द टिप ऑफ द पेनिस इट गेट्स बल्जेड। ये टिप ऑफ द पेनिस के नजदीक बल्ज हो जाता है ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एंड इट फॉर्म्स व्हाट वी कॉल एज ग्लैंस पेनिस। यहाँ पे ये बल्ज हो जाएगा ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसको हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। हम इसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और इस ग्लैंस पेनिस को सराउंड करती है एक जिसको हम कहते हैं एक स्मॉल एक पैच ऑफ द स्किन सराउंड करती है ग्लैंस पेनिस को, जिसको हम कहते हैं प्रीप्यूसी। वी कॉल दैट एज प्रीप्यूसी, और इसको हम कभी कभार फोर स्किन भी कहते हैं। इट इज हाईली सेंसिटिव फोल्ड ऑफ द स्किन विच सराउंड्स द ग्लैंस पेनिस। दिस इज हाउ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्स। जो आने वाले लेक्चर है उसमें हम मेल जेनाइटल ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे।